का फॉर्मली, तो आप इसको यहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं कि हम ना उल्टा स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, कि हम पहले कोड को देख लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वापस आएंगे, बजाय कि पहले कॉन्सेप्ट्स को देखें फिर कोड को देखें। थोड़ा सा हम उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा बेहतर रहता हो। तो ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास एक कोड पड़ा हुआ है यहाँ पर, अच्छा ठीक हो गया, सही। अच्छा, कल हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी। हमने कहा था कि हमारे पास पहले क्या होता था, हमारे पास बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे, जिनको हम सर्वर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे उनको आप सर्वर कह लो। तो वो क्या बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होंगे, और आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास बड़े कमजोर से, बड़े वीक से टर्मिनल कंप्यूटर्स होते थे। वहां पे इनको आप क्लाइंट भी कह सकते हो, इनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। तो क्लाइंट क्या करता था, क्लाइंट सर्वर को कनेक्ट के साथ कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर सारी वो प्रोग्राम्स अपनी कमांड्स रन करेगा। तो यहाँ से इसके पास वो इनपुट आउटपुट के तौर पे यूज कर रहे होंगे इसको। तो आप यहाँ पे इनपुट हो गया, इसके ऊपर आउटपुट विजिबल होगी आपके पास। सिर्फ ये वाला काम होता था यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। यहाँ पे इस चीज को ये ऐसे कहते हैं। तो अगर ये जो कोड दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ये सी हैश का कोड है विजुअल स्टूडियो के अंदर जो आपके पास पैकेज है, इसके अंदर आप लिखें, अगर आप एक कंसोल एप्लीकेशन बनाएं, इसके अंदर कोड लिखते हैं, तो बेसिकली आपका एक फर्स्ट सर्वर एक बन जाएगा। तो अगर आप वो लैब के हैंडआउट्स फॉलो करो जो आपके गूगल ड्राइव पे पड़े हुए हैं, तो आप बड़े आराम से इसको चला के देख सकते हो। अच्छा, पहले ये करते हैं कि पहले हम इसको एक दफा रन करके देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मैं इसको यहाँ पे एक दफा रन करके देख लेता हूँ। अच्छा, जब मैं रन करने लगा हूँ तो मैं इसकी कंपाइल्ड फाइल को रन कर रहा हूँ। तो अभी मैं विजुअल स्टूडियो खोल के सारा रन नहीं कर रहा, तो मैं खाली इसकी कंपाइल्ड फाइल को जो है ना वो रन करने लगा हूँ। तो इसकी जो कंपाइल्ड फाइल है वो ये पड़ी हुई है, कंसोल एप्लीकेशन 2.exe। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर मेरा ओपन हो गया। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पे कि वेटिंग फॉर कनेक्शन। अच्छा, अब जरा कोड को देखो। यहाँ पे कोड में भी हमारे पास यही लिखा हुआ है कि जब वो स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन की वेटिंग फॉर कनेक्शन। तो अभी एग्जैक्टली ये इसने ये प्रिंट किया हुआ है। अच्छा, अब ये हमने सर्वर बना लिया हुआ है। अब हमने क्या करना होगा, अगला स्टेप ये होता है कि हमने एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए इसके साथ कनेक्ट करना है। तो मेरे पास ये टर्मिनल सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जो कल हमने देखा था। इसका ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर इस तरह से होता है आपके पास। तो इसके अंदर हम क्या चीजें यहाँ पे सप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि आईपी एड्रेस का इसके साथ कनेक्ट करना आपने, पोर्ट नंबर आपने क्या रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईपी एड्रेस 127.0.0.1, और पोर्ट नंबर मैंने फिक्स की हुई है 5000। प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। और मैंने टाइप चूज की रॉ यहाँ पे, और क्लोज विंडो ऑन एग्जिट पे किया नेवर, ताकि ये बंद ना हो आपका। जब कनेक्शन आपका एग्जिट भी कर दे तब आपके पास ये नजर आता है कि क्या आपके पास आउटपुट आई है। अच्छा, अब मैं क्लिक करता हूँ ओपन पे। तो देखो आपके सर्वर पे क्या लिखा हुआ है कि इनकमिंग कनेक्शन आ रहा है इसके पास कोई। और देखो टर्मिनल विंडो आपकी ब्लैक हो गई है। तो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ हेलो, और लिख के मैं एंटर दबाता हूँ। तो फिर उसने क्या किया, उसने रिप्लाई में लिखा है कि हेलो आई एम टीसीपी सर्वर। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने कनेक्शन क्लोज कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो उसने आपको ये सेंड किया कि हेलो आई एम टीसीपी सर्वर, उसके बाद कनेक्शन उसने क्लोज कर दिया, यानी कि अब आपका कनेक्शन खत्म हो गया है। तो देख सकते हो कि सर्वर पे दोबारा लिखा हुआ आ गया कि वेटिंग फॉर कनेक्शन, कि दोबारा से वो वेट कर रहा है किसी नए कनेक्शन के लिए, क्योंकि इससे पुराना कनेक्शन क्लोज कर दिया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ही आपको
एक सेंटेंस या कोई वर्ड लिख के एंटर दबाते हो हेलो, तो उसके बाद ही वो भी हेलो कहता है, उसके बाद कनेक्शन आपका क्लोज कर देता है। तो ये आपने पहला एक फर्स्ट सर्वर आपने यहाँ पे बनाया इस कोड के अंदर, तो बहुत सिंपल सा कोड है ये। तो अब इसको जरा हम देख लेते हैं यहाँ पर कि बेसिकली हमने किया क्या है। अच्छा, इसको देखने के लिए पहले कुछ थोड़े बहुत साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखते जाते हैं। अच्छा, इसकी फर्स्ट लाइन है यहाँ पे, ये जो दो लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है, इस पे लिखा हुआ है कि टीसीपी लिस्टर माई लिस्टनर इज इक्वल टू न्यू टीसीपी लिस्टर 5000, और नीचे लिखा हुआ कि माई लिस्टनर डॉट स्टार्ट। अच्छा, अब आप उसको देख के बता सकते हो कि इसमें से क्लास कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट कौन सी होगी। टीसीपी लिस्टनर क्लास है कि ऑब्जेक्ट है? सर माई लिस्ट क्लास है सर। जी, टीसीपी ये माई लिस्टनर ऑब्जेक्ट है आपकी जो आपने क्रिएट की है, और बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे क्लास है। और जब हम ये वर्ड यूज करते हैं कि इज इक्वल टू न्यू, तो हम क्या कर रहे हैं, तो उसी एक ही लाइन के अंदर हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ये वर्ड आप यूज कर लो। वरना क्या होता था कि हम यहाँ पे दो लाइंस लिखते हैं कि टीसीपी लिस्टनर माई लिस्टनर, फिर लिखता है कि माई लिस्टनर इज इक्वल टू न्यू टीसीपी लिस्टनर। तो बजाय हमने के दो लाइंस में लिखने के, तो हमने क्या किया, इसको एक ही लाइन में कर दिया। अच्छा, अब आपको याद है कि ये क्या हमने किया यहाँ पे, एक वर्ड पास किया हुआ है। तो जब हम इस तरह से एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास की, तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये आपके उसमें जाते हैं, जो कंस्ट्रक्टर नहीं होता फंक्शन आपका क्लास का, तो उसके पैरामीटर्स में जाता है ये। तो इसका मतलब है टीसीपी लिस्टनर का जो कंस्ट्रक्टर होगा, तो उसको उसका एक पैरामीटर है 5000, वो एक इंटीजर है यहाँ पे, तो वो आपने सप्लाई कर दिया है। तो ये बेसिकली उस क्लास को यहाँ पे आपने सप्लाई कर दिया कि 5000 मैं ये नंबर भेज रहा हूँ उसको। तो 5000 क्या बेसिकली, ये हमने वो पोर्ट नंबर जो चूज किया था कनेक्शंस करने के लिए, जो कि हमने PUTTY सॉफ्टवेयर पे यूज किया 5000। तो अगर इसको आप 6000 कर दोगे तो आपको वहाँ पे 6000 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ही काम चल रहा है। और अगली लाइन पे क्या लिखा हुआ है कि माई लिस्टनर डॉट स्टार्ट। तो इसका मतलब कि अब आपकी क्लास का एक फंक्शन आपने कॉल किया है डॉट स्टार्ट करके, तो उसने क्या किया, तो अब ये वेट कर रहा है आपका, ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है वेट कर रही है कि कोई कनेक्शन मेरे पास आए। अच्छा, अब इसकी सेंस क्या बनती है, हो क्या रहा है यहाँ पे। कल हमने देखा था कि आपके पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं यहाँ पे, कि आपके पास सबसे नीचे यहाँ पे वायर होगी, उसके ऊपर आपके पास इथरनेट का कार्ड होगा लिंक लेयर के ऊपर, तो उससे ऊपर आपके पास यहाँ पे नेटवर्क लेयर होगी जिसके अंदर आप राउटिंग वगैरह करते हो, उससे ऊपर आपके पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर होगी जो कि बताती है कि आपने रिलायबल ट्रांसमिशन करनी है कि आपने अनरिलायबल करनी है, कि आपने एक्नॉलेजमेंट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और इससे ऊपर यहाँ पे क्या होगी, ये एप्लीकेशन लेयर होगी। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर में क्या हो रहा होगा कि आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर रन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जूम भी रन कर रहे हो सकता है कि आप क्रोम भी रन कर रहे हो। तो अब क्या हो रहा है, अगर आपने जूम ने कम्युनिकेशन करनी है जूम के साथ, क्रोम ने करनी है किसी वेब सर्वर के साथ, अब दोनों के दोनों एप्लीकेशन लेयर पे रन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों का डेटा कंबाइन करना पड़ेगा इनको ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। तो अब ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं जूम और क्रोम जो होंगे, इनके अपने अपने कुछ सॉकेट्स बने होंगे यहाँ पे। सपोज करो कि इसका मतलब सॉकेट क्या चीज होती है, कोई नंबर होगा हमारे पास, जिस नंबर की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 से लेके 65535 तक हो सकती है। इसका मतलब है कि हम कितने एप्लीकेशन लेयर पे कितने सॉफ्टवेयर्स, कितनी इंटरनेट एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं एक टाइम के ऊपर, मैक्सिमम कर सकते हैं 65535। इससे ज्यादा आप ये इंटरनेट एप्लीकेशंस रन नहीं कर सकते एक कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पोर्ट्स ही इतनी 65535 पोर्ट्स हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक और लिमिटेशन भी है कि अगर अगर आप सर्वर होते हो तब भी आपके पास ऐसे ही होगा, तब भी आपका एक एप्लीकेशन लेयर पे सॉफ्टवेयर चल रहा होगा। कि जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन डॉट एक्सी खोला हुआ है यहाँ पे, तो अगर वो होगा तब भी आप उसको भी एक पोर्ट चाहिए होगा। तो सपोज करते हैं कि ये अगर मैंने यहाँ पे अपना सर्वर चलाया हुआ है यहाँ पे कंसोल, जो मैंने अभी रन किया है यहाँ पे ऐप डॉट एक्सी, तो वो कौन सा पोर्ट यूज कर रहा है इस केस में, पोर्ट एक्स जो होगा यहाँ पे वो 5000 यूज कर रहा है। क्यों, ये तो इसका मतलब कि ये इसको एलोकेट कर दिया हुआ आपने इस प्रोसेस को कंसोल ऐप डॉट एक्सी को। इसका मतलब कि बाकी कोई और सर्वर अगर आप बनाते हो यहाँ पे तो वो ये पोर्ट यूज नहीं कर सकते। तो अब ये पोर्ट अवेलेबल नहीं है, बाकी पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसके बाद एक सेकंड सिनेरियो हम लेते हैं कि अगर आपके पास ये सर्वर था यहाँ पे,
तो इसके साथ अगर आपने दूसरे कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पे PUD85 सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे एक और प्रोसेस चल रहा है एक और सेकंड कंप्यूटर के ऊपर, तो वो अगर कनेक्ट करेगा इस सर्वर की एप्लीकेशन के साथ, तो इसका यहाँ पे एक अपना पोर्ट नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है, मे बी फॉर एग्जाम्पल 2001 है, तो वो यहाँ से कनेक्ट कर रहा होगा और वो तो ये दोनों डायरेक्टली यहाँ पे बात कर रहे होंगे इस तरह से। अच्छा, फिर हम चीज देखते हैं कि इसका मतलब कि जब भी क्लाइंट ने सर्वर से बात करनी होगी, इसको फिर 4 चीजें चाहिए होंगी। एक तो क्लाइंट को अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा होगा, एक सर्वर का आईपी एड्रेस इन्वॉल्व हो रहा होगा जो कि हमने यूज किया अभी PUD85 के अंदर। फिर हमें सर्वर का पोर्ट एड्रेस चाहिए होगा कि किस पोर्ट के ऊपर वो एक एप्लीकेशन रन कर रहा है, यानी कि कौन सी पोर्ट इसको एलोकेट की हुई यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, तो वो हमें पोर्ट नंबर चाहिए यहाँ पे। और उसके अलावा पे क्लाइंट जो होगा उसकी अपनी एक पोर्ट नंबर होगी जो टेम्पररी असाइन कर देगा उसको ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस सिनेरियो के अंदर देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लाइंट के अंदर क्या चीज रन कर रही है, यहाँ पे क्रोम खुला हुआ है, बेसिकली क्रोम वेब ब्राउजर खुला हुआ है, और यहाँ पे आप ये वेबसाइट ओपन कर रहे हो, तो ये आपके पास एक वेब सर्वर है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि इस कनेक्शन को करने के लिए हमारे पास कौन सी 4 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। सोर्स का आपका आईपी एड्रेस इन्वॉल्व हो रहा है कि क्रोम जो आप कनेक्शन कर रहे हैं उसका अपना आईपी एड्रेस क्या है। सोर्स की पोर्ट नंबर इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे। फिर डेस्टिनेशन का यहाँ पे आईपी एड्रेस इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन की यहाँ पे पोर्ट नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। ठीक हो गया, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जो पोर्ट नंबर है ये आपको आर्बिट्ररी असाइन की है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, खुद से जो भी अवेलेबल होगा आपको असाइन कर दी है। और ये जो पोर्ट नंबर है ये हमने खुद से फिक्स की हुई है, ये जो सर्वर जो बनाया गया था उसने खुद से फिक्स किया कि नहीं मैं पोर्ट नंबर 80 पे ही काम करूंगा। तो ये आर्बिट्ररी नहीं है, ये फिक्स्ड रहेगा। और ये जो पोर्ट नंबर है हर दफा चेंज हो रहा होगा। तो अगर आप नया टैब खोलते हो इसके ऊपर, एक नया टैब खोल के नया कनेक्शन करोगे, तो हो सकता है इस दफा उसकी पोर्ट 51215 हो जाए, क्योंकि ये आर्बिट्री जो भी पोर्ट अवेलेबल होगा एमटी वो असाइन कर दिया करेगा क्रोम। तो ये परमानेंटली असाइन नहीं कर रहा है, टेम्पररी असाइन कर रहा है। तो हो सकता है किसी और कंप्यूटर के ऊपर ये पोर्ट 60,000 हो, तो ये वेरी कर रहा होगा। लेकिन ये जो पोर्ट है सर्वर का ये फिक्स्ड है, क्योंकि हमने इसके साथ कनेक्ट करना है यहाँ पे, तो ये वेरी नहीं करता। तो अब हम तो इसका मतलब है जब हमने सर्वर बनाया यहाँ पे, तब सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर पोर्ट नंबर 80 के ऊपर वेट कर रहा है कि मेरे साथ कनेक्ट करो। तो ये काम हमने यहाँ पे किया हुआ कि हमने एक टीसीपी लिस्टनर ऑब्जेक्ट बनाई कि आप वेट कर रहे हो, लिसन कर रहे हो, और आपने उसको स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो अगर फ्लो चार्ट में देखें तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने एक सॉकेट बनाई यहाँ पे, सॉकेट का पोर्ट नंबर क्या है यहाँ पे 5000, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये आ गया। फिर हमने सॉकेट को कनेक्ट किया अपने प्रोसेस के साथ, यानी कि जोड़ दिया कि इस सॉकेट को हमारा प्रोसेस मैनेज करेगा, यानी कि कंसोल app.exe इसको मैनेज करेगी। और फिर नीचे आपने लिस्टिंग स्टार्ट कर दी जो कि हमने यहाँ पे इस थर्ड लाइन में किया हुआ है। तो ये थर्ड लाइन आ गई, ये सेकंड थर्ड लाइन पे ये आ गई, और ये जो है ये, और इसके ऊपर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास कि इनफाइनाइट लूप चलने लगा है, क्योंकि आपके पास क्वेट क्या है यहाँ फॉल्स है, तो नॉट फॉल्स क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब कि लूप एक चलता रहेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्या कर रही है, उसने यहाँ पे लिखा है console.writeLine, यानी कि आप प्रिंट करवा रहे हो कि वेटिंग फॉर कनेक्शन। तो ये आपके पास विंडो में प्रिंट हो गया। उसके बाद अगली लाइन है कि सॉकेट माई सॉकेट इज इक्वल टू माई लिस्टनर डॉट एक्सेप्ट सॉकेट। अच्छा, इसका मतलब है कि आप जो भी इनकमिंग कनेक्शन आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। तो अगर क्लाइंट कनेक्ट करता है तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, देखिए कनेक्शन अगर नहीं आ रहा आपके पास, अभी कोई कनेक्शन नहीं आया हुआ, तो क्या होगा, इस लाइन पे आके प्रोग्राम आपका स्टॉप कर जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा फिलहाल, तो यहीं पे आके रुका रहेगा। यानी कि क्या हो रहा है कि कनेक्शंस उसने यहाँ पे प्रोसेस आपका ब्लॉक हो गया हुआ है अनलेस आपके पास कोई नया कनेक्शन आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्थ लाइन है आपके पास, ये फोर्थ लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली। तो इसके जब भी आपके पास नया कनेक्शन आएगा तो तब ये आगे चलेगा। अच्छा, सपोज करो कि हमने एक नया कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, ये क्लाइंट जो है यहाँ पे PUD85 सॉफ्टवेयर आपके पास। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसकी मेन विंडो पे आईपी एड्रेस लिखा उसका सर्वर का, और नीचे पोर्ट नंबर लिख दी 5000, और फिर हमने ओके पे क्लिक किया यहाँ पे, तो उसने क्या किया, यहाँ पे कनेक्शन स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगली लाइन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा ये कि इनकमिंग कनेक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये क्या कर रहा है, 3 लाइन्स है यहाँ पे, जहाँ पे ये 3 नई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा है।
तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं कौन सी, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपके एक क्लास है यहाँ पे स्ट्रीम, और फिर इस स्ट्रीम की सब क्लासेस है यहाँ पे स्ट्रीम रीडर और राइटर। अच्छा, इसका मतलब क्या, स्ट्रीम क्या होती है सी लैंग्वेज में, सी शार्प लैंग्वेज के अंदर? तो आपको याद होगा एक होती थी आईओ स्ट्रीम, और फिर एक होती थी फाइल स्ट्रीम। ये दो स्ट्रीम्स मोस्ट प्रॉब्ली आपने पढ़ी होंगी सी प्लस प्लस के अंदर। आईओ स्ट्रीम क्या करती है, आईओ स्ट्रीम आपकी कंसोल की बॉक्स के साथ आपने इनपुट आउटपुट करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। फाइल स्ट्रीम क्या करती है कि फाइल के साथ अगर आपने रीड या राइट करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सॉकेट बन गया हुआ है, तो ये भी एक तरह का यहाँ पे इनपुट चैनल बन गई हुई है कि आप क्लाइंट से या सर्वर से रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। तो अगर हमने एक पोर्ट नंबर यहाँ बनाई हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये भी एक स्ट्रीम किस्म की बन रही है यहाँ पे। तो हमें इसके लिए भी एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी चाहिए ताकि इसकी मैनेजमेंट थोड़ी सी आसान हो जाए। अगर हम ये स्ट्रीम नहीं बनाएंगे तो फिर भी हम काम चला अपना रन कर सकते हैं, प्रोग्राम रन कर सकते हैं आगे अपना, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग काफी टफ हो जाएगी क्योंकि हमें भी पॉइंटर्स यूज करने पड़ेंगे डेटा रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। तो पॉइंटर्स से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि नहीं, सी प्लस प्लस या सी शार्प की स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स को यूज करो ताकि काम हमारा आसान हो जाए। तो ये क्या है, यहाँ पे डिक्लेरेशंस हैं यहाँ पे सारी की सारी, और ये बहुत हर दफा आप ये डिक्लेरेशन यूज कर रहे होगे, तो ये बहुत कॉमन है, यहाँ पे हर दफा यूज करोगे यहाँ पे। तो पहले आपने यहाँ पे क्या किया है, पहले आपने कहा है कि आपने जो कनेक्शन एक्सेप्ट किया हुआ है माई सॉकेट, तो उसके ऊपर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बना दो यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने यहाँ पे कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया हुआ है तो क्या इतने टाइम के दौरान कोई नया कनेक्शन आ सकता है सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए? फोर्क सपोज करो कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, अगर इस टाइम के ऊपर अब एक सेकंड क्लाइंट अगर आ जाए यहाँ पे और वो भी कनेक्ट करना चाहे तो फिर क्या होगा, क्या उसको एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? लेकिन सर क्लाइंट को, इस वाले क्लाइंट को तो हमने सॉकेट नंबर दिया हुआ है ना, तो उस वाले क्लाइंट को अगर सॉकेट नंबर देंगे तो ही वो कनेक्ट होगा। जी हाँ, ये तो उसको खुद बहुत सॉकेट नंबर मिल जाएगा, 7000 सपोज करो मिल गया हुआ है, उसका अपना कंप्यूटर असाइन कर रहा होगा। लेकिन सर्वर साइड पे क्या होगा? सर्वर साइड पे देखो कि आपके इस सॉकेट के साथ एक कनेक्शन पहले इनिशिएट हुआ हुआ है अभी भी, जिसका मतलब कि 5000 के साथ तो ये पहले वाले क्लाइंट 1 ने कनेक्शन किया हुआ है, तो 5000 के साथ तो कनेक्शन हो नहीं सकता सेकंड का, क्योंकि वो ऑलरेडी इन यूज है, तो वो इंटरवीन तो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या कि इस तरह की प्रोग्रामिंग के अंदर बड़ा मसला आ जाएगा कि अगर एक कंप्यूटर अगर वेबसाइट ओपन कर रहा है तो दूसरा कंप्यूटर तो वेबसाइट ओपन कर ही नहीं सकता फिर तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हैं। यहाँ पे चेंज क्या है यहाँ पे कि जब हम इस लाइन को रन करेंगे कि सॉकेट माई सॉकेट इज इक्वल टू माई लिस्टनर और एक्सेप्ट सॉकेट, ये जो आपका स्टेप 4 है यहाँ पे, तो ये अब क्या करेगा, ये अब सर्वर पे एक और सॉकेट बना देगा इस क्लाइंट के लिए कि ये जो सॉकेट नंबर 5000 थी ये खाली आपने कनेक्शन करने के लिए यूज करनी थी। तो इसके बाद जब यहाँ पे आपके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो अब सर्वर का जो सॉकेट होगा मे बी वो 61000 कर दे वो चेंज करके। ये ऐसा क्यों करेगा खुद ब खुद, ताकि 5000 आपका अवेलेबल हो जाए सेकंड कनेक्शन के लिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो आपके सारे कनेक्शंस ब्लॉक हो जाएंगे खुद ब खुद से, वो पॉसिबल ही नहीं कनेक्ट करना है यहाँ पे। तो जैसे ही हमने एक्सेप्ट सॉकेट किया तो यहाँ पे एक और टेम्परेरी सॉकेट बन जाएगा सर्वर के ऊपर, और क्लाइंट एक्चुअली वहां पे मूव कर जाएगा आपका, बजाय के 5000 के ऊपर कम्युनिकेट करता रहे। ये हम क्यों कर रहे हैं कि 5000 का जो पोर्ट है खाली आपका, वो खाली लिसनिंग के लिए है, वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए नहीं है। तो ये खाली लिसन करता है, तो एक दफा कनेक्शन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद आपका वो पोर्ट उठा के यहाँ से मूव करा के 61000 पे ले जाएगा सपोज करते हैं, ताकि 5000 का पोर्ट आपका अवेलेबल हो जाए सेकंड क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे हो रही है। तो इसका मतलब कि जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो वो आप इस पोर्ट के ऊपर बना रहे हो, 61000 के ऊपर आपकी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स बन रही है। तो हमने बना दी कि आपकी जो मास्टर स्ट्रीम है एक वो माई स्ट्रीम के नाम से बन जाएगी ऑब्जेक्ट। फिर हमने इसके दो पार्ट्स बना लिए कि एक रीडर स्ट्रीम बन गई आपकी रीड करने के लिए, और एक आपकी बन गई यहाँ पे राइटर स्ट्रीम बन गई राइट करने के लिए। तो ये प्रीटी मच स्टैंडर्ड कोड है यहाँ पे, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना। अब जैसे ही रीड ऑब्जेक्ट्स, ये सारी ऑब्जेक्ट्स बन गई आपकी, तो अब अगर आप ये लाइन रन करते हो कि स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन, तो ये अब क्या करेगा, ये क्लाइंट के सॉफ्टवेयर से कहेगा कि मुझे इनपुट दो। तो जो हमने PUTTY पे हेलो लिख के सेंड नहीं किया था, तो बेसिकली हमने ये इनपुट सेंड की थी उसको
तो ये इनपुट यहाँ पे आ गई स्ट्रिंग टेक्स्ट के अंदर, उसके पास यहाँ पे आ गई। फिर अगली लाइन पे चेक करें कि अगर ये टेक्स्ट नल नहीं है और अगर ये टेक्स्ट जो आया वो क्विट का वर्ड लिखा हुआ है, तो क्या करेगा, क्विट का मतलब है कि सर्वर को बंद कर दो परमानेंटली। तो सर्वर पे टोटली आपका इसको ट्रू कर देगा, तो सर्वर पे नेक्स्ट टाइम आकर टोटली बंद हो जाएगा। अगर आप क्विट नहीं लिखते यहाँ पे तो क्या होगा, सिर्फ आपका अपना कनेक्शन ये बंद करेगा, पूरा सर्वर बंद नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो अगली लॉजिक में यहाँ पे क्या आ गया, उसने राइटर ने लिखा कि राइटर डॉट राइट लाइन हेलो आई एम टीसीपी सर्वर। तो इस पर वो राइटर को यूज कर रहा है, वो PUTTY को सेंड कर रहा है मैसेज कि हेलो आई एम टीसीपी सर्वर। उसके बाद उसने क्या किया, उसने स्ट्रीम आपकी क्लोज कर दी और आपका उसने माई सॉकेट भी क्लोज कर दिया उसने। लेकिन आप यहाँ पे नोट करो माई सॉकेट कौन सा था जो आपको कनेक्शन एक्सेप्ट करने के बाद मिला था, यानी कि कौन सा पोर्ट नंबर 61000 बंद कर दिया उसने। 5000 नहीं पोर्ट बंद किया अभी तक उसने, क्योंकि वो तो आपका टीसीपी लिस्टनर का सॉकेट है यहाँ पे। तो ये हमने जो टेम्परेरी पोर्ट उसको असाइन होता है वो उसने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आपका वाइल लूप का यहाँ पे दोनों क्लोज किए हैं सर, इनका डिफरेंस बताएंगे? जी जी। अच्छा, स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम का मतलब है कि इनपुट आउटपुट करना। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट बंद कर दो एक तरह से, यानी कि आपने इनपुट आउटपुट वाली पॉसिबिलिटीज बंद कर दी, लेकिन अभी तक आपका कनेक्शन चल रहा है। तो जब मैंने स्ट्रीम क्लोज किया तो आपका कनेक्शन चल रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर अब आपको इनपुट आउटपुट करना अलाउ नहीं करेगा। जब आप सॉकेट क्लोज करोगे तो फिर आपका कनेक्शन भी क्लोज करेगा ये प्रॉपर। सर ये जब स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन, सर यहाँ पर आपने एक बात बोली थी कि वो सर्वर भी क्लोज कर देगा या नहीं किया, सर वो वाली बात क्या थी सर? कौन सी बात, नहीं नहीं, ऐसी कोई सर्वर कुछ नहीं क्लोज करेगा यहाँ पे। नहीं सर, इसके बाद आपने कहा था कि अगर यहाँ पे टेक्स्ट क्विट नहीं क्विट आएगा या क्विट नहीं आएगा तो जी जी, हाँ हाँ हाँ, ये वो इस लॉजिक के अंदर था। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास जो मैसेज आया क्लाइंट से, अगर उसका वर्ड है क्विट यहाँ पे, अगर आपने हेलो की जगह क्विट लिख के भेजा था वहां पर, तो वो क्या करेगा, इस बूलियन वेरिएबल को क्विट को ट्रू कर देगा। तो अब आप स्टार्ट में जाओ, स्टार्ट में वाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, नॉट क्विट। तो अगर क्विट ट्रू होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वाइल लूप घूम के यहाँ पे वापस आएगा तो ये इस दफा रन नहीं करेगा, उसको इससे बाहर आ जाएगा। अगर क्विट फॉल्स रहता तो ये बार बार इनफाइनाइटली रन करता रहेगा सर्वर आपका। ये वाली यहाँ का पॉइंट है यहाँ पर। जी क्लियर हुआ? तो वाइल लूप से निकलने का तरीका ये क्या, क्योंकि सर्वर तो आपका इनडेफिनेटली रन करता रहेगा फॉर एवर, लेकिन अगर हम क्विट का वर्ड सेंड करेंगे तो क्या करेगा, इस बूलियन वेरिएबल को फॉल्स कर देगा, यू ट्रू कर देगा यहाँ पे। तो वाइल के अंदर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स होगा तो साथ ही वाइल से बाहर आ चुके आप। तो इसको करने के लिए हमने यहाँ पे किया कि नेक्स्ट टाइम वाइल का लूप नहीं रन होगा। तो यहाँ पे जाके क्लोज के बाद ये यहाँ से जंप करके बाहर आ जाएगा वाइल के लूप से, तो वाइल रिपीट नहीं करेगा उसको। जी क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। सर इसका मतलब ये होगा कि वो सॉकेट 5000 को क्लोज कर देगा, मतलब सर्वर क्लोज। हाँ, इस वाइल के लूप के बाद 5000 को क्लोज करेगा। यस सर वही। इस वाइल के लूप के अंदर 5000 क्लोज नहीं होगा, इसके अंदर 61000 क्लोज होगा खाली, जो आपका वही सर ये सर। 61,000 का वाला प्लॉट हुआ है। जी, जब हमने ये लाइन रन की है ना तो उस पे 61000 क्लोज होगा। जब आप लूप से बाहर आ जाओगे तो प्रोग्राम आपका एंड कर जाएगा, तब आपका 5000 क्लोज करेगा। सर वो तो वेट कर नहीं रहा सर कनेक्शन के लिए, जब आपने उसे रन किया था तो वो 5000 तो एक किस्म का क्लोज नहीं किया ना उसने अभी। नहीं नहीं, मतलब ये लूप खत्म हो गया ना, उसके बाद आप प्रोग्राम बंद करो ना अपना, यहाँ पे लिखा होगा एग्जिट 1 अगली लाइन के अंदर, ठीक है सर। यानी कि प्रोग्राम बंद कर दे तो फिर ये 5000 पोर्ट क्लोज होगी आपकी। सर अभी आपने एक और बात बोली थी कि 5000 वाली पोर्ट को हम यूज नहीं कर रहे जब हमने दोबारा ये सिस्टम की स्ट्रीम नहीं स्टार्ट की है, ताकि कोई और भी अगर कनेक्ट करना चाहे तो वो कनेक्ट कर ले। तो जी सर ये जी जो 51,000 वाला पोर्ट है, ये इस कोड में तो असाइन होता हुआ नजर नहीं आ रहा कहीं पे, तो सर ये किस तरह असाइन करवाएंगे? हाँ, जिस तरह हमने कनेक्शन के लिए जब हमने PUTTY से कनेक्शन किया है तो क्लाइंट को भी एक पोर्ट मिला होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से असाइन कर रहा होता है कि जो भी अवेलेबल पोर्ट है दे दो इनको। तो जो हमने बात नहीं की यहाँ पे कि ये आपके टेम्परेरी पोर्ट्स हैं सारे के सारे, और ये वाला परमानेंट पोर्ट था आपका, ये वो वाली बात कर रहे हैं। 5000 क्या है वो हमने खुद से फिक्स किया हुआ है, और ये जो दरमियान में जितने पोर्ट्स आ रहे हैं टेम्परेरी पोर्ट्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको असाइन कर होगा। तो हर दफा डिफरेंट होगा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है 21000 हो सकता है नेक्स्ट टाइम 9999 असाइन कर रहा हो, वो तो हर दफा चेंज हो रहा होगा आपका। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं 61000 असाइन किया हुआ है सर यहाँ ये पे। सर्वर का सिस्टम असाइन करता है ना? जी सॉरी, क्या कौन होता है? सर्वर का सिस्टम असाइन करेगा ये? जी जी, ये सर्वर साइड पे असाइन हो रहे हैं। सर ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट से नीचे एक बार फ्लो चार्ट दोबारा समझा दें सर।
कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बाद हमने क्या किया, हमने ये 3 ऑब्जेक्ट्स बना ली। तो अब देखो फर्स्ट लाइन, ये लाइन क्या कह रही है आपको यहाँ पे कि रीड लाइन करो 5, तो इसलिए यहाँ पे ये रीड कर रहा है कि क्लाइंट से डेटा आएगा तो मैं आगे चलूंगा। तो स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन, तो आप यहाँ पे रीड वेट कर रहे हो इसका, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, राइट, यहाँ पे राइट लिखा होता है, राइट का मतलब क्या कि यहाँ पे आपने राइट किया है, राइटर डॉट राइट लाइन हेलो आई एम टीसीपी सर्वर, और आखिर में आपने जाके ये क्लोज कर दिया इनको, तो ये 7 पे यहाँ पे आ गए। तो ये भी 7 का पार्ट है, ये भी 7 का पार्ट है। जी क्लियर हो गया आपको? यस सर। अच्छा, अब एक चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा आईपी एड्रेस निकलता कैसे है। तो आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, हम आईपी कॉन्फ़िग लिखते थे यहाँ पे, तो आपके पास ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ आता है। जैसे इस केस के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 172.20.106.132, तो ये आपको यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे इस आईपी एड्रेस को हम हर दफा तो नहीं देख सकते कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है। तो एक बड़ा आसान तरीका होता है कि अगर आपको अपना आईपी एड्रेस यूज करना हो, तो बजाय कि आप हर दफा अपना आईपी एड्रेस चेक करो, हम एक बड़ा आसान काम करते हैं। हम एक आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1, अगर आप कहीं भी ये आईपी एड्रेस लिखोगे, इसका मतलब है कि आपका अपना आईपी एड्रेस की बात कर रहे हो। जैसे कि मैंने PUDTY जब ओपन कनेक्ट किया यहाँ पे, तो मैंने क्या लिखा है उसके अंदर, मैंने ये वाला आईपी एड्रेस उसके अंदर लिखा था। तो मैंने ये वाला आईपी एड्रेस नहीं लिखा यहाँ पे 172.20.106.132, ये भी मैं लिख सकता हूँ, कुछ मसला नहीं है। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा आसान है, जब मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर सर्वर रन किया होगा और मैं अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो बड़ा आसान है कि मैं 127.0.0.1 यूज करूँ। इसको हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस। तो ये टेस्टिंग पर्पस के लिए लोग यूज करते हैं, टेस्ट करने के लिए अपने सर्वर को, कि आप सर्वर के ऊपर सर्वर को यूज करते हुए सर्वर को कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप खाली अपना एड्रेस के लिए 127.0.0.1 लिख लो। तो इसका मतलब है कि जो भी आपका आईपी एड्रेस एक्चुअली है, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। बट एवर जो भी आपका एड्रेस है, उससे वो रिप्लेस कर देगा आपका कंप्यूटर खुद ब खुद, तो आपको एड्रेस देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो आईपी है, ये रिजर्व हुआ हुआ है टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो ये आपको कभी भी आपको अलॉट नहीं करता ये कंप्यूटर्स, कभी भी। ये आपका एक रिजर्व किस्म का आईपी एड्रेस है यहाँ पे 127.0.0.1। तो ये है ही टेस्टिंग पर्पस के लिए, लूप बैक के लिए। जी क्लियर हो गया सबको? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सपोज करो कि ये एक सर्वर था आपके पास, ठीक है, सर्वर था, तो आप सपोज करो कि आपका प्रोसेस ये 5000 पोर्ट यूज कर रहा है। तो जब मेरा क्लाइंट नंबर 1 आएगा, यानी कि PUDTY मैंने एक दफा ओपन किया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम वो क्या करेगा, पहले वो पोर्ट 5000 के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या पोर्ट हो जाएगी, इसकी कोई टेम्परेरी पोर्ट असाइन हो जाएगी यहाँ पे। तो हो सकता है कि अब इसका पोर्ट 9000 हो गया हो, और यहाँ पे PUDTY का अपना भी एक टेम्परेरी पोर्ट होगा 1 2 3 4, हम एज्यूम कर लेते हैं, इसको एलोकेट हुआ होगा। तो इस तरह से हो रहा होगा, स्टार्ट में आपको 5000 के साथ ही कनेक्ट करना है, और बाद में सर्वर आपको कोई टेम्परेरी पोर्ट यहाँ पे असाइन कर दिया करेगा चेंज करके, ताकि 5000 का पोर्ट अवेलेबल रहे, लॉक ना हो। तो लॉक होने से बचाने के लिए ये लोग हम ये काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। जी क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब इसी तरह जो लैब का जो हैंड आउट है ना, इसके अंदर एक यहाँ पे जो फर्स्ट लैब है, इसके अंदर हम एक टेलनेट वाला काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं PUDTY पे किस तरह के काम हो सकते हैं। तो अगर आप अपने कंप्यूटर्स पे ही काम करोगे, तो आप आपके पास ही प्रॉपरली रन करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इस सर्वर से कनेक्ट करो, india.colorado.edu, और पोर्ट नंबर 13 यूज करोगे, तो PUDTY क्या करेगा, वो आपको उस सर्वर का टाइम बताएगा, क्योंकि वहां पे जो सर्वर चल रहा है वो बेसिकली टाइम सिंक्रोनाइज करने का सर्वर चल रहा है। तो लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे रन ना करे, कि यहाँ पे काफी चीजें ब्लॉक हुई हुई हैं, लेकिन आपके अपने कंप्यूटर्स पे ये रन करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपने पोर्ट 13 लिखनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पे ओपन कर देना है। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे कैस्पर स्काई वगैरह इंस्टॉल हुआ है इस कंप्यूटर के ऊपर, तो ये तो इसको ब्लॉक कर रहा है कि आउटसाइडर जितने भी यहाँ पे कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन आपके पास ये प्रॉपरली रन करेगा। तो इसको एक दफा रन करके देख लेना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कुछ भी आपके पास इनपुट आउटपुट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एक फायरवॉल यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये फायरवॉल इनकी ना कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर्स पे ही लिखोगे, तो आपके पास टाइम लिखा हुआ आ रहा होगा, सर्वर का टाइम प्रिंट हो रहा होगा, जो कि यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं हो रहा।
तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने फिर सेकंड लैब परफॉर्म करनी, जो कोड हमने क्लास में देखा है या अपने पास चला के देखो, ये सारा के सारा कोड यहाँ पे कॉपी करो और अपने पास रन करना है उसको। उसके बाद फिर PUTTY से रन करके देखना है उसको, तो ये आपके पास चल रहा होगा। फिर आपने एज ए प्रैक्टिस के लिए क्या करना है कि आपने इस कोड को मॉडिफाई करना है। अब आपने क्या करना है कि पोर्ट 13 पे रन करवाओ उसको बजाय 5000 के, और आपने बिल्कुल उसको, जिस तरह कोलोराडो वाला सर्वर नहीं था आपके पास जो कि आप रन करके देखोगे, आपने बिल्कुल उसी की कॉपी बनानी है यहाँ पे, कि जब आपके सर्वर से कनेक्ट करे कोई तो आप अपने सर्वर का डे टू टाइम सेंड कर रहे हो। ये चीज एक मॉडिफाई करनी है आपने इस कोड में, यानी कि आपने क्या करना है, इस लाइन को आपने मॉडिफाई हेलो करना है। वाली लैंग्वेज मॉडिफाई हो गया है। जी सॉरी, क्या कह रहे हो आप? तो यही लाइन ही मॉडिफाई होगी और तो कुछ नहीं जी होगा। जी, बस ये एक लाइन मॉडिफाई करनी है। आपने क्या करना है, राइट डॉट राइट लाइन, यहाँ पे लिख दोगे system डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, यानी कि जो मेरा डेट टाइम है वो सेंड कर दो। तो यानी कि ऊपर से आपका पोर्ट फिर 5000 चेंज हो जाएगी। ऊपर से आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोर्ट 5000 चेंज को हो गया। 13 कर दोगे बस। यहाँ पे 13 कर दोगे और नीचे बस एक लाइन चेंज करोगे, तो ये एग्जैक्टली ये कोलोराडो वाला सर्वर आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, जो कि हम यहाँ पहले चेक कर रहे हैं, यूज करके चेक कर रहे हैं। तो वही आपने उसकी डुप्लीकेट क्लोन बनानी है अपने पास यहाँ पे। तो इसी तरह आप डिफरेंट सर्वर्स यहाँ पे अवेलेबल है, इनके साथ भी आप कनेक्ट करके देख सकते हो। सर तो वो इससे जो आप, सर्वर हमने बनाया है सर, उसमें तो हम आईपी एड्रेस, वो जो टेस्टिंग वाली आईपी एड्रेस है उससे उसका डाल रहे हैं। अगर सर उसका कोई आईपी एड्रेस हमने रखना हो कि हम किसी और पीसी से भी उसके साथ कनेक्ट कर सकें, तो वो क्या होता है सर सीन? अच्छा आप लोगों ने अब यहाँ पे, जी जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। आपका जो सर्वर जो बन गया ना यहाँ पे, तो ये प्रॉपर सर्वर बन गया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये कि आपने इंटरनेट कनेक्ट कैसे किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है ये सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर IST का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो IST के नेटवर्क के ऊपर प्रॉब्लम क्या है मेरे पास कि इन्होंने एयरटेल से एक कनेक्शन लिया हुआ है, तो यहाँ एयरटेल से एक कनेक्शन बाय किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, फिर इस कनेक्शन को उन्होंने शेयर्ड किया हुआ है एक्चुअली पूरे नेटवर्क के साथ। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर बना दिया यहाँ पे। तो जितने भी कंप्यूटर्स IST के अंदर वो क्या करते हैं, वो इस प्रॉक्सी सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, तब उनको इंटरनेट की एक्सेस मिलती है। तो अगर मेरे पास कंप्यूटर यहाँ पे XYZ पड़ा हुआ है क्लासरूम के अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू होते हुए फिर नेट एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका फिर प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉक्सी सर्वर जो होगा एक तरह का ये एक कॉमन गेटवे बन गया हुआ है यहाँ पे। लेकिन आपका हर कंप्यूटर का जो नेटवर्क का IP होगा, यानी कि अगर मैं इस कंप्यूटर की बात करता हूँ A की और इस कंप्यूटर की बात करता हूँ B की, तो उनके IP एड्रेस डिफरेंट तो होंगे, लेकिन वो IP एड्रेस होंगे इस वाले लैन के एड्रेस, यानी कि इस लैन के अंदर आपको क्या IP एड्रेस मिला, वही वो एड्रेस होंगे। इंटरनेट का जो एड्रेस होगा बेसिकली वो सबके लिए कॉमन है यहाँ पे, यानी कि आपको जो बेसिकली इंटरनेट का एड्रेस मिला होगा वो यहाँ पे होगा 1.1.5.7 जो एयरटेल ने आपको एलोकेट किया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने एक ही IP एड्रेस आपने शेयर किया हुआ है 300 कंप्यूटर के साथ यहाँ पे। तो इसलिए आप यहाँ पे कोई सर्वर बना नहीं सकते IST के अंदर अपना, क्योंकि आपके पास कोई फिक्स एक IP आपके हर कंप्यूटर को एलोकेट ही नहीं हुई नेट वाली। आपको नेटवर्क की IP मिली हुई है, लेकिन इंटरनेट की IP आपके पास एक ही कॉमन शेयर्ड हो रही है यहाँ पे। तो इसी तरह यही प्रॉब्लम हमारे पास घर पे भी होता है। घर के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि PT सेल से हमने एक IP खरीदा, लेकिन आगे हमने क्या लगा लिया, राउटर लगा लिया हमने वाईफाई का। जब हमने वाईफाई का राउटर लगा लिया तो मसला क्या है कि अब हमने 3-4 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए यहाँ पे, तो वो भी क्या कर रहे हैं कि एक ही इंटरनेट के IP को शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप एक काम करो, अगर आपके पास घर पे 2 लैपटॉप्स पड़े हुए हों या आपके पास एक मोबाइल फोन हो, तो दोनों लैपटॉप्स के ऊपर जाओ, गूगल पे जाओ वहां पे, और उसके ऊपर लिखो कि व्हाट इज माई IP। ये लिखोगे दोनों लैपटॉप्स के ऊपर आपके पास गूगल सेम IP एड्रेस दिखा रहा होगा। तो बेसिकली जो सेम एड्रेस दिखा रहा होगा, कौन सा एड्रेस है, वो जो PT सेल ने आपको यहाँ पे असाइन किया हुआ है 1.5.9 जो भी आपके पास 100 जो एड्रेस होगा। तो दोनों लैपटॉप्स पे आपको गूगल सेम एड्रेस बताएगा कि आपका सेम एड्रेस है इंटरनेट के ऊपर। लेकिन अगर आप IP कॉन्फ़िग रन करते हो उसके ऊपर, अगर आपके तो नहीं, मैं IP कॉन्फ़िग लेके चेक करता हूँ यहाँ पे, अगर IP कॉन्फ़िग लिखोगे CMD में जाके, तो आपके पास दोनों केस में डिफरेंट IP एड्रेस नजर आ रहे होंगे। तो वो कौन से IP एड्रेस है, वो इस नेटवर्क के अंदर आपको डिफरेंट IP एड्रेस मिलेंगे जो कि राउटर मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आप जब PT सेल के थ्रू आप कनेक्ट करते हो नेट, तो आपके पास बेसिकली 2 किस्म के IP एड्रेसेस होंगे। एक जो IP होगा आपका
वो पीटीसीएल का जो है राउटर वाले नेटवर्क का आईपी एड्रेस होगा, उसका आईपी आपको एलोकेट कर रहा होगा, दूसरा आपको इंटरनेट का आईपी एक मिल रहा होगा। जो इंटरनेट का आईपी होगा वो क्या होगा, शेयर्ड होगा सबके दरमियान में। जब आपके पास फिक्स्ड एक आईपी नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, तो आप उसके ऊपर इंटरनेशनली यूनिवर्सली एक यानी कि ग्लोबली एक सर्वर नहीं बना सकते। तो अब आप जब एक कंसोल ऐप रन करोगे तो ये जो आपका सर्वर होगा वो कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, आप इस नेटवर्क से एक्सेस कर सकते हो जो कि पीटीसीएल के राउटर पे बना हुआ है आपके पास। आप कहीं और बैठ के इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई एक फिक्स्ड आईपी नहीं है, आपके आईपी हर कंप्यूटर से वहाँ पे शेयरिंग हो रही है इसकी। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन घर पे नेटवर्क बनाते हो, एक लैपटॉप पे आप ये रन करो कंसोल ऐप, दूसरे पे रन करो PUTTY, तो वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक सारा कुछ सही हो जाएगा आपके पास। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लाहौर में बैठ के आपका फ्रेंड भी आपसे कनेक्ट करें यहाँ पे, तो उसके लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर 3G मोबाइल के जरिए अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो उसको नेट, और फिर इसके ऊपर रन करोगे आप ये सर्वर। जब इस तरह से नेट कनेक्ट करके सर्वर रन करोगे तो फिर क्या होगा, आपका एक ही आईपी एड्रेस है, वो आपके लैपटॉप पे यहाँ पे फिक्स मिल गया होगा। यानी कि अगर डेटा सिम डाल के यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपके पास जो आईपी होगा वो खाली आपको ही मिला हुआ है, किसी और को नहीं मिला हुआ। तो उस केस में क्या हो रहा होगा, उस केस में आप कोई भी बंदा कनेक्ट करना चाहे तो कनेक्ट कर सकता है आपके सर्वर के साथ, दुनिया में कहीं भी कनेक्ट कर सकता है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा यहाँ पे। ये अगर आप यूएसबी यूज करते हो इंटरनेट की, तब भी आप ये बड़ा आराम से सर्वर बना सकते हो। लेकिन पीटीसीएल के राउटर के ऊपर आप यूनिवर्सल सर्वर नहीं बना सकते, वो आपके खाली नेटवर्क पे अवेलेबल होगा। जी क्लियर हो गया सबको ये आईपी का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे? सर ये आईपी के जो 4 डिजिट्स होते हैं, मतलब 1.5.9.100, सर इनका क्या मतलब होता है? सर जी ये इसका हाँ एक्चुअली होता है कि आईपी एड्रेस जो है ना आपके 4 सीरीज के, यानी कि जो हम यूज करते आ रहे हैं, उसके 4 यहाँ पे बाइट्स होते हैं, यानी XYZ.A। और हर बाइट की रेंज क्या हो सकती है, 10 से लेके वो 255 तक एक नंबर हो सकता है आप यहाँ पर। तो समझे हर एक को डिफरेंट एड्रेस एलोकेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब कितने लोग एक वक्त में इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं? अभी फिलहाल आईपी वर्जन 4 के ऊपर वो कर सकते हैं 2 की पावर 56 इंटू की पावर 4, यानी कि 256 इंटू 256 इंटू 256 इंटू 256। इतने लोग एक वक्त में इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो कोई एड्रेस बचेगा नहीं, एड्रेस सारे खत्म हो जाएंगे। तो इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी इंटरनेट की इस टाइम पे आईपी के इस फॉर्मेट के मुताबिक। तो एक तरह के कंप्यूटर्स के एड्रेस होते हैं यहाँ पे, उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जी क्लियर हो गया सबको ये? Yes, sir. तो आप लोगों ने ये एक दफा रन करके देखना है, ये लैब परफॉर्म कर लो, ताकि ना थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना स्टार्ट हो यहाँ ये वाले। तो काफी ये इम्पोर्टेंट। जी जी। तो सर ये आईपीज रीजन्स में डिवाइड होते हैं, मतलब ये वाला रीजन यही आईपी असाइन कर सकता है और ये वाला? जी हाँ ऐसे भी होता है, काफी हद तक ये भी होता है। तो पाकिस्तान के भी कुछ फिक्स्ड कुछ बाइट्स पाकिस्तान के कांस्टेंट होंगे आपके, कुछ अमेरिका को एलोकेट किए हुए हैं, कुछ इंडिया को किए हुए हैं। तो हम इस तरह से ना ट्रेस करते हैं कि ये आईपी किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो यही तरीका हम यूज कर रहे होते हैं, किस कौन सा आईपी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कि हर एक के कुछ पार्ट्स फिक्स्ड होते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको चैप्टर 2 में मिलेंगे, जो कि हमने वैसे ही यहाँ पे रन करके चेक कर लिए हैं। तो चैप्टर 2 में क्या हो रहा होगा, यही बता रहा है आपको कि अगर आपके पास यहाँ पे सर्वर है, यहाँ पे आपके पास क्लाइंट है, तो दोनों के अंदर यहाँ पे कुछ पोर्ट्स डिफाइन होंगे, यानी सॉकेट्स डिफाइन होंगे, और इन सॉकेट्स को यूज करके हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्कोप होगा, जो हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम खाली यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, और जो नीचे वाली लेयर्स होंगी सारी की सारी, वो आपकी विंडोज खुद से कंट्रोल कर रही होगी, खुद से मैनेज कर रही होगी। तो हमने खाली इस लेयर पे काम करना है, और जब इस लेयर पे काम करेंगे तो हमने किस चीज के साथ काम करना है, हमने यहाँ पे सॉकेट्स के साथ काम करना है, यानी पोर्ट नंबर्स के साथ काम करना है यहाँ पे। अच्छा एक चीज यहाँ पे रहेगी कि सपोज करो ये एक आपका सर्वर है यहाँ पे, और आपने एक सर्वर बनाया हुआ है यहाँ पे, इसके साथ एक वक्त में मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि इसके साथ क्लाइंट नंबर 1 ने कनेक्ट किया हुआ है, क्लाइंट नंबर 2 ने कनेक्ट किया हुआ है, क्लाइंट नंबर 3 ने कनेक्ट किया हुआ है,
तो आप बता सकते हो कि एक वक्त में कितने क्लाइंट्स कनेक्ट कर सकते हैं सर्वर के साथ? सर जितने पोर्ट्स हैं इसके पास जो वो असाइन कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, तो इसका मतलब कि 65535 यूजर सेम टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इस सर्वर के ऊपर 2 सर्वर्स चल रहे हैं, इस कंप्यूटर के ऊपर 2 सर्वर चल रहे हैं, एक मेरे पास कोई अभी आपका सर्वर है, एक कोई और सर्वर भी चल रहा है यहाँ पे, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि मैक्सिमम एप्लीकेशन जो रन करेंगे सर्वर के ऊपर प्लस यूजर के जो कनेक्शंस होंगे यहाँ पे, उनका जो सम होगा वो 65535 तक हो सकता है। तो अगर आपने एक सर्वर, अगर एक एप्लीकेशन आपने रन की हुई है तो उसके साथ 65535 यूजर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 2 की हुई है तो आपकी लिमिटेड आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज और कम हो जाएंगी। अगर 3 एप्लीकेशंस रन की हुई हैं तो आप एक एक कर रहे हो तो आपके पास मजीद आपके पास यहाँ पे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तो इनका सम हमने मैनेज करना है यहाँ पे कि कितनी एप्लीकेशंस आप रन कर रहे हो, यानी कितने लिस्टिंग सॉकेट्स यहाँ पे आप कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो इसके ऊपर, क्योंकि वो फिक्स होंगे आपके, और फिर कितने कनेक्शंस एक टाइम पे हो सकते हैं सर्वर के साथ, डिफरेंट ऐप्स के साथ, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेसेस के साथ। तो उन दोनों का सम जो होगा 65535 से कम होना चाहिए, वरना ये सर्वर मैनेज नहीं कर सकता। तो अगर ये से ज्यादा हो रहा है कभी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर नया आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा। यानी कि आपको कि इस आईपी एड्रेस के ऊपर, इस नेटवर्क के आईपी एड्रेस के ऊपर आपने मैक्सिमम कनेक्शंस कर लिए हुए, तब आप एक और नेटवर्क कार्ड लगाओ, यहाँ पे एक और आईपी एड्रेस लो, यानी कि आप एक सेकंड सर्वर बना रहे हो एक तरीके से, तो फिर वो आपको काफी कॉस्टली पड़ेगा। तो ये आपके पास यहाँ पे एक लिमिट है यहाँ पे पोर्ट की फॉर्म्स के अंदर, तो इस लिमिट को एक्सीड नहीं हम यहाँ पे इतने आराम से कर सकते, वरना आपको एक छोटा सा एक और सर्वर बनाना पड़ेगा, एक और आपको आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद कल हमने फिर बात की थी कि हर जो एप्लीकेशन जो होती है आपकी, उसकी फिर डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम रिक्वायरमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं कि डेटा लॉस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, थ्रूपुट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और टाइम सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। डेटा लॉस का मतलब है कि थोड़ा बहुत अगर डेटा लॉस हो जाए तो क्या ये एप्लीकेशन बर्दाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती, या उसको जीरो लॉस चाहिए हर हाल के अंदर। थ्रूपुट का मतलब है कि जो इसकी स्पीड होगी ट्रांसमिशन करने की, तो क्या वो फिक्स्ड एक होनी चाहिए या कि थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं हम, इलास्टिक हो सकती है या फिक्स होनी चाहिए इसकी। टाइम सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपके पास क्या जो डेटा आप सेंड कर रहे हो किसी खास टाइम के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, या थोड़ा सा देर से भी मिल जाए तो खैर है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे आईडीएम को देख लेते हैं, यानी फाइल ट्रांसफर को देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर डेटा लॉस की कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम कहते हैं इसके अंदर कोई लॉस नहीं होना चाहिए, वरना आपकी फाइल करप्ट हो जाएगी। थ्रूपुट यानी कि जो इसकी स्पीड है वो वेरी कर सकती है, कि हो सकता है कि 5 मिनट के लिए फास्ट डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद स्लो हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। हमें पूरी फाइल चाहिए, स्पीड जो मर्जी हो कम ज्यादा होती रहे, फर्क नहीं पड़ता उससे कोई। टाइम सेंसिटिव नहीं, अभी 10 मिनट में डाउनलोड हो या 15 मिनट में हो, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो इतना टाइम सेंसिटिव नहीं है ये। अब हम देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन को, वो होती है हमारी इंटरेक्टिव गेमिंग की हम बात करते हैं यहाँ पे। सपोज कर हम यहाँ पे काउंटर स्ट्राइक रन कर रहे हो आप, तो क्या ये थोड़ा बहुत डेटा लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर आपका एक आध फ्रेम नहीं मिलता आपको, जब हम गेमिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे कर रहे होते हैं, यानी कि आपके 25 पिक्चर्स पर सेकंड आपके पास गेम की आ रही होती हैं, ट्रांसमिट हो रही होती हैं। तो अगर एक आध फ्रेम अगर आपको ना मिले तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वही व्यू आपके पास आ रहा होगा। तो अगर आपको 20 फ्रेम्स मिल रहे हैं, खाली 5 फ्रेम्स आपके ड्रॉप हो गए हैं, तब भी कोई गेम को इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा ये फ्रेम वाइज। तो हम इसको कहते हैं कि लॉस टॉलरेंट है ये एप्लीकेशन आपकी। थ्रूपुट यहाँ पे कह रहा है कि इसकी क्या स्पीड होगी, या वेरी करती है, चेंज होती है। अच्छा, अब गेम के अंदर जहाँ पिक्चर सेंड कर रहे हैं, तो सपोज करो कि अगर आपके पास ये पिक्चर है, इसके अंदर पूरे का पूरा वाइट बैकग्राउंड है इसका, और इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसके मुकाबले में एक और पिक्चर है आपके पास जिसके अंदर कोई ड्राइंग हुई हुई है, जूम करता हूँ, ड्राइंग बनी हुई है यहाँ पे। तो अब ये क्योंकि ब्लैंक पिक्चर है यहाँ पे, तो हो सकता है ये खाली मे बी 100 बाइट्स का इसका साइज हो इस पिक्चर का, क्योंकि इसमें खाली एक ही कलर है, सारा का सारा व्हाइट बैकग्राउंड और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पिक्चर में भी ये आपके पास 100 KB की पिक्चर बन रही है, क्योंकि आपने इसमें कोई ड्राइंग की हुई है इसके अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके जो फ्रेम का साइज होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वेरी कर रहा होगा। तो जरूरी नहीं आपका हर फ्रेम 1 KB का हो या 1 MB का हो, वो हर दफा डिपेंड कर रहा होगा कि आपका सीन का बैकग्राउंड क्या है।
अगर पूरा ब्लैक पिक्चर आपने ट्रांसमिट किया तो वो तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन अगर इसमें डिटेल ग्राफिक्स हैं तो आपकी क्या होगी, आपकी थ्रूपुट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी यहाँ पे, तो ये आपका वेरी कर रहा होगा। थर्ड में आते हैं टाइम सेंसिटिव के ऊपर। जी ये टाइम सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा लैग अगर आएगा तो आप गेम नहीं खेल सकते। तो अगर आपने एक फ्रेम ट्रांसमिट किया है तो मैक्सिमम 10 मिली सेकेंड्स तक ये पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद पहुंचेगा तो फिर इसकी अब जरूरत नहीं है इस फ्रेम की, क्योंकि अब वो टाइम पास हो चुका है उसका। तो जी ये टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन है, यहाँ पे सारे फ्रेम्स जो हैं आपके जब ट्रांसमिट करो तो 10 मिली सेकेंड से पहले पहले पहुंच जाएं, वरना गेमिंग करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं टाइम सेंसिटिव यहाँ पे। तो जो आपका जो फर्स्ट केस है यहाँ पे, जो फाइल ट्रांसफर वाला काम था, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्नॉलेजमेंट्स और हम इसको रिलायबिलिटी हमें चाहिए होगी, तो यहाँ पे हम TCP यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें खाली स्पीड चाहिए, हमें रिलायबिलिटी यानी कि हमने रीट्रांसमिशन नहीं करवानी कभी भी, तो यहाँ पे हम UDP यूज कर रहे होंगे, जो कि हमने कल भी ये चीज देखी थी। जी क्लियर हो गया सबको ये? जी सर। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा अब आप लोग बता सकते हो कि हम यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देख रहे होंगे तो ये लॉस टॉलरेंट है या नहीं है? लॉस टॉलरेंट ही है, क्योंकि जी वीडियो है ना। जी बिल्कुल। YouTube पे आपने देखा होगा, अगर आपके पास अगर 15 सेकंड की वीडियो है तो हो सकता है दरमियान में 6 से 7 सेकंड्स तक उसकी क्वालिटी खराब हो गई हो और बाद में बहुत अच्छी हो जाए। दरमियान में कई दफा ये होता है, यानी कि वो लॉस बर्दाश्त कर सकती है यूट्यूब, दरमियान में की क्वालिटी थोड़ी नीचे हो जाएगी लेकिन टोटली बंद नहीं होगा, सॉफ्ट यूट्यूब बंद नहीं होगी। तो अक्सर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। तो जब वो क्वालिटी लो कर लेगा अपनी, तो उसका फिर थ्रूपुट भी कम हो जाएगी उस केस में। तो होता है कि जब आपका कनेक्शन खराब हो रहा होता है, थ्रूपुट इतनी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करता है इसकी क्वालिटी थोड़ी ड्रॉप कर देता है, तो तब भी वो उसको मैनेज कर रहा होता है यहाँ पे। लेकिन ये क्या टाइम सेंसिटिव है या नहीं है यूट्यूब की जो हम वीडियोस देखते हैं इसके ऊपर? यस सर, टाइम सेंसिटिव है। जी है, लेकिन इतनी नहीं जितनी गेमिंग में रिक्वायर्ड है, लेकिन थोड़ी बहुत है कि आप थोड़ी बहुत आप बफरिंग करके वेट कर सकते हो, लेकिन हर 1 नहीं, सेकंड के बाद बफरिंग का वेट नहीं कर सकते ना आप, थोड़ा वेट कर सकते हो। सर अगर एक लॉस हो गया पैकेट, अब फिर दोबारा वो आना तो नहीं जरूरी ना। नहीं यूट्यूब के अंदर नहीं आएगा आपके पास दोबारा से। हाँ, उस सेंस में मैं कह रहा था कि टाइम सेंसिटिव नहीं है। वैसे तो वीडियो तो होती है कि आप अगर किसी चीज को देख रहे हो जो एक स्ट्रीम है, अगर वो रुकेगी तो वो तो एक मसला, तो इशू तो है ना, रुकनी तो नहीं चाहिए। जी लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ, एक तो होता है लाइव होता है ना, एक लाइव चीज देख रहे हो आप, एक खाली यूट्यूब पे वैसे वीडियो देख रहे हो, तो दोनों में बहुत फर्क है यस। ना। अगर लाइव देख रहे हो फिर तो गेमिंग वाली रिक्वायरमेंट्स है आपकी, कि लाइव देख रहे हो तो गेमिंग की तरह आकर 10 मिली सेकंड्स में पहुंच जाए। लेकिन यूट्यूब पे अगर वैसे आपको लेक्चर सुन रहे हो तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हो कि हाँ जी बफर हो जाए मेरे पास तो फिर मैं प्ले कर लूंगा, तो उसमें थोड़ा ज्यादा आपके पास मार्जिन है यहाँ पे नॉर्मल वीडियोस के अंदर। तो खाली ये फर्क है कि इस केस में मिली सेकंड्स के अंदर जा रहा है, इसके अंदर सेकंड्स के अंदर जा रहा है, कि आप काफी ज्यादा टॉलरेट कर सकते हो इस केस के अंदर। चलें होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये बस जी इनपुट होता है, मतलब इनपुट जो हमारा होता है उसका क्या होता है, वो भी तो इसी में आएगा ना, वो भी बहुत ज्यादा टाइम सेंसिटिव होता है ना। कौन सी इनपुट की बात कर रहे हो? गेमिंग में जो भी आप इनपुट करते हैं, मतलब आप जी ना जी वो जी कीबोर्ड का जो रिस्पांस है, बिल्कुल जो कीबोर्ड का रिस्पांस, माउस का रिस्पांस, वो फौरन से वहां पे सर्वर पे पहुंच जाए, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एक आप अपलोड की बात कर रहे हो, एक पहले डाउनलोड की बात कर रहे थे हम, तो वही बात है कि ओवरऑल कनेक्शन का रिस्पांस होना चाहिए अच्छा। यस। कई दफा आपने नोट किया होगा जो गेमर्स है यहाँ पे, कि वैसे तो पिक्चर सही आ रही होती है लेकिन आपका रिस्पांस जल्दी नहीं पहुंचता। कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वैसे यस गेम्स सर, इनपुट गेम्स लैग। कि हाँ गेम स्टक नहीं होती है लेकिन आपका रिस्पांस ट्रांसलेट जल्दी नहीं हो रहा होता। किसी ने ऑब्जर्व किया कि आपके पास कोई फ्रेम्स प्रॉपरली आ रहे होंगे लेकिन रिस्पांस आपका नहीं जा रहा होगा। इसमें होता है कि आपकी ना कई दफा अपलोड करने की जो स्पीड होती है और जो डाउनलोड करने की स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है हमारे पास। यानी अगर आपने फाइल सेंड करनी है तो इसकी स्पीड कम होगी और डाउनलोड करना आपकी स्पीड ज्यादा होगी। तो हो सकता है डाउनलोड करने की स्पीड आपकी हो 10 Mbps पे चल रही हो, लेकिन अपलोड करने की स्पीड में भी आपकी 1 Mbps हो खाली।
तो ये थोड़ी सी हमारे इंटरनेट कनेक्शंस के अंदर थोड़ी सी ये बायसनेस है यहाँ पे कि अपलोड आपका स्लो होता है और डाउनलोड आपका फास्ट होता है। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे पास। कई दफा हम इस गेमिंग इतनी अच्छी हो नहीं पाती क्योंकि आपका ये अपलोड वाला पार्ट थोड़ा स्लो होता है यहाँ पे। चलिए आप सब लोग ये परफॉर्म कीजिएगा लैब वगैरह अपने पास कंप्यूटर्स पे घर पे, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिले कि एप्स वगैरह कैसे बननी है। फिर हम नेक्स्ट टाइम हम क्लाइंट की ऐप बनाएंगे एक आध वीक के अंदर, यानी कि जो PUTTY जो सॉफ्टवेयर काम कर रहे हो आप खुद से बना सकते हो उसको, इसी तरह से हम कोड करके बना सकते हैं। तो जरूर इनको ट्राई करो, टेलनेट के साथ एक्सपेरिमेंट्स करो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि एक्चुअली इंटरनेट कैसे काम कर रहे हैं। तो ये तो इंटरनेट की जो हम ऐप्स यूज करते हैं खाली इनमें ग्राफिकल इंटरफेस ऐड की है, बाकी बैकएंड पे यही काम हो रहा है जो कि हमने आज करके देखे। तो ये हमें नजर नहीं आता लेकिन हो यही रहा है यहाँ पे। तो ये आप जरा अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके इस पर देखो तो आपको बेहतर इसका बेहतर आइडिया होगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच। फिर हम मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे को हम मिलते हैं। तो फ्राइडे को हम कुछ केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह को देखेंगे इस सब्जेक्ट के। चलिए जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, चलो हाफिज़।